नमस्कार। कभी सोचा है कि आज़ादी के बाद भारत ने अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था का रास्ता कैसे चुना? देखिए, ये कोई मामूली पॉलिसी डिसीजन नहीं था। ये वो चुनाव था जिसने हमारे देश की तकदीर लिख दी। तो चलिए आज इसी कहानी को जरा कुरेदते हैं, इसकी परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हम अपनी कहानी 1950 के दशक से नहीं, बल्कि थोड़ा और हाल के वक्त से, यानी 2006 से शुरू करेंगे। जगह है ओडिशा, जहां एक स्टील प्लांट को लेकर जमीन और रोजी रोटी की एक बहुत ही तनाव भरी लड़ाई चल रही थी। उड़ीसा में सवाल एकदम सीधा था। क्या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स और नौकरियों का जो वादा किया जा रहा है वो आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन से हटाने की कीमत पर सही है? ये सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं था, बल्कि इस बात पर एक देशव्यापी बहस थी कि डेवलपमेंट या विकास का असली मतलब है क्या। और पता है, ये जो छोटी सी लड़ाई लग रही है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी, एक नेशनल डिबेट को दिखाती है जो भारत की आज़ादी के ठीक बाद शुरू हुई थी। बहस इस बात पर थी कि डेवलपमेंट का मॉडल क्या हो, कि देश को आखिर किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं। 1940 के दशक में गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थी और एक नए आज़ाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। हमारा आर्थिक भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा चुनाव था जिस पर देश का सब कुछ दांव पे लगा था। उस वक्त ना लगभग हर कोई इस बात पर सहमत था कि देश को फिर से बनाने का काम सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। गरीबी और इतनी बड़ी असमानता से लड़ने के लिए सरकार को ही, मतलब गवर्नमेंट को ही बागडोर संभालनी होगी। उस समय दुनिया में डेवलपमेंट के दो बड़े मॉडल चल रहे थे। भारत में दोनों के सपोर्टर थे, लेकिन ज्यादातर लोग सोवियत मॉडल यानी यूएसएसआर के मॉडल से बहुत इंप्रेस थे, जिसमें स्टेट यानी सरकार अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती थी। अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए ना, दो शब्द जानने बहुत जरूरी है जो हम आज भी सुनते हैं, लेफ्ट और राइट। ये सिर्फ पॉलिटिकल लेबल नहीं थे, बल्कि ये इकोनॉमी को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। तो सवाल ये है कि इन दो रास्तों में से भारत ने कौन सा चुना? शायद ऐसा लगे कि इस पर तो बहुत झगड़ा हुआ होगा, बहुत मतभेद रहा होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जवाब लगभग एक ही था। सब एक मत थे। ये किसी एक नेता या पार्टी का फैसला नहीं था, बल्कि एक नेशनल कंसेंसस का नतीजा था। अब ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है कि इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले कौन कौन लोग थे, और ये लिस्ट सिर्फ लेफ्ट पार्टियों तक ही सीमित नहीं थी। तो जाहिर है, कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां ये सब तो प्लानिंग के फेवर में थीं ही। उनका मानना था कि गरीबी हटाना और देश के रिसोर्सेज को सही से बांटना ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के एक ग्रुप ने भी एक प्लान्ड इकोनॉमी के लिए जोर दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन उनके पास इसके अपने कारण थे। ये बॉम्बे प्लान इस बात का पक्का सबूत था कि प्लानिंग का आइडिया सिर्फ लेफ्ट तक ही सीमित नहीं था। देश के बड़े उद्योगपति भी चाहते थे कि सरकार पैसा लगाए, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे ताकि उनके बिजनेस भी फल फूल सकें। तो हुआ ये कि इस नेशनल कंसेंसस को, मतलब इस आम सहमति को, एक असली शक्ल दी गई 1950 में। प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसके चेयरपर्सन खुद प्रधानमंत्री थे, और यही वो संस्था थी जो आने वाले कई दशकों तक भारत की तकदीर लिखने वाली थी। प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता चुना, और जो पहली दो योजनाएं थीं उनमें भारत के भविष्य को लेकर दो बहुत अलग अलग विजन थे। ये सिर्फ पॉलिसी का टकराव नहीं था, बल्कि फिलॉसफी का भी टकराव था। जो पहला 5 ईयर प्लान था उसने धीरे चलो की पॉलिसी अपनाई। इसके पीछे थे इकोनॉमिस्ट के.एन. राज, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हमने बहुत तेजी से दौड़ने की कोशिश की तो हमारा नया नया लोकतंत्र लड़खड़ा कर गिर सकता है। तो इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी पर। लक्ष्य ये था कि इकोनॉमी को गरीबी के उस चक्र से बाहर निकाला जाए जिससे देश जूझ रहा था और जो बंटवारे की वजह से और भी खराब हो गया था। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांध इसी प्लान का हिस्सा थे। लेकिन दूसरे प्लान ने तो गेर ही बदल दिए। उसका मकसद था तेज स्ट्रक्चरल बदलाव लाना। सब्र का समय वो अब खत्म हो चुका था। अब बारी थी एक लंबी छलांग लगाने की। ये प्लान एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब सारा का सारा ध्यान हेवी इंडस्ट्रीज पर था। बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाया गया ताकि बाहरी कंपटीशन रुक जाए और हमारे घरेलू उद्योग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लक्ष्य एक ही था, आत्मनिर्भर भारत।
इन प्लान्स ने भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नींव तो रख दी, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। जैसा हर बड़े सपने के साथ होता है, इस रास्ते पर भी कुछ मिला और कुछ पीछे छूट गया। एक तरफ स्टील और बिजली जैसे उद्योग तो बढ़े, पर दूसरी तरफ आलोचकों ने कहा कि भारत का किसान पीछे छूट रहा है। इन प्लान्स में शहरों को ज्यादा तरजीह दी गई, जिससे इंडिया और भारत के बीच की खाई और गहरी होने का खतरा था। और ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जिंदा है। और बस यही बात हमें घुमा के वापस वहीं ले आती है, उड़ीसा के उन विरोध प्रदर्शनों तक। एक तरफ उद्योग के लिए स्टील प्लांट जरूरी था, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए उनकी जमीन और आजीविका। तो फिर बैलेंस कहाँ था? और यही हमें याद दिलाता है कि प्लानिंग के दौर के वो बड़े सवाल आज भी उतने ही मायने रखते हैं। विकास सिर्फ आंकड़ों और फैक्ट्रियों की कहानी नहीं होता, यह हमेशा लोगों की, उनकी ज़रूरतों की और उनके भविष्य की कहानी होती है। असल सवाल तो ये है कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हम किसकी आवाज़ सुन रहे होते हैं।